हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 8 का पाठ 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण की जो भारत का पॉलिटिकल मैप था उसका रिकंस्ट्रक्ट कैसे हुआ। ठीक है, वो पढ़ेंगे कैसे बना। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए जरूर, है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड, चलो वेरी गुड, फटाफट करा करो बेटा, है ना। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम। भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ये देखिए, ये क्या है। जो बच्चा दिल्ली में रहता है उन्हें पता होगा ये क्या है। नहीं रहता उन्हें तो सबको पता है, खैर ये तो सबको ही पता है मोस्टली, कि दिल्ली का कुतुब मीनार, है ना, का परिसर का हवाई दृश्य है, यानी ऊपर से लिया गया दृश्य आसपास से। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं, इस जो टाइम पीरियड में जो विदेशी आक्रमण हुए एवं नए राजवंश के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया, कि जो भारत से आक्रमण किया था विदेशियों ने और नए नए जो राजा आए थे, ठीक है, उन्होंने भारत की जो हमारी राजनीतिक सीमा है उनको क्या नया आकार दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या रेज होगा, भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता स्टेबिलिटी के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया, और ये जो कालखंड था, ये जो टाइम पीरियड था, इसका लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, पेन ले लूं। हाँ, क्या करा जाए, कलर ग्रीन कलर था भाई, कहाँ गया है, येलो तो नहीं, ब्लू ले लेती, ब्लू 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 ब्लू। चलो, ये है मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना। ठीक है, 1326 में हुई। चलो, ये हमारा 1200 से हमारा जो चार्ट दे रखा है आगे तक का दे रखा है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आगे चलते चलते अब हम पहुंचे 1326, 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की, 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण, पुर्तगालियों का भारत आक्रमण। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये मुझे लग रहा है पूरा नहीं आ रहा, तो मैं आपको नहीं क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हो गया भाई, क्लियर हो गया, हो जाएगा क्लियर। जस्ट ए मिनट, ज्यादा ही नीचे पहुंच गए हम, है ना, अब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, हाँ जी, 1500 इसमें क्या हुआ, 20 में, 26 में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था। बाबर की विजय से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप पीछे हटने पर विवश हो गए। तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य, सरायघाटी का युद्ध, अहोमों द्वारा मुगलों की पराजय 1671 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा का गठन। 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण स्टार्ट हो गया, और 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं चैप्टर। हाँ जी, एक मिनट देख लो भाई, कभी कुछ पता लगेगा कि ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू कर देंगे, सही है। तो चलो, आपको यंत्र तंत्र कोष्ठकों में कुछ वैकल्पिक वर्तनी मिल जाएगी, बता रहे हैं ये। उदाहरण के लिए खिलजी या खलजी एक ही है। ठीक है, खिलजी और खलजी सेम है। इस प्रकार हम अब यहाँ मुगल को मानक वर्तनी के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु मंगोल, ठीक है, जो मंगोल थे,
जैसी वैकल्पिक वर्तनी का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ मैं एक बार। अब बता रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या स्टार्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से हम जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो दिमाग में ये चीज ढंग से उतर जाए। रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप इंग्लिश में ये इसकी कहानी है। एक मिनट, हम मुझे लग रहा है आगे आ गए हैं। इससे पहले भी है कुछ, रुक जाओ, मैं यही तो देख रही थी, मुझे लग रहा है इससे पहले भी है कुछ ऊपर। हाँ जी, है ना, मैं कह रही थी ना है कुछ, क्योंकि लग रहा था कि यहाँ से स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती ना। चलो, बच्चों को पढ़ाया था ना जब, तो थोड़ा कुछ माइंड में क्लिक हो रहा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। This period in this chapter and the next is often called the later part of the medieval period. ठीक है, इस चैप्टर के अगले अध्याय में हम वर्णित कालखंड को, ठीक है, भारतीय इतिहास की मेडिवल पीरियड का उत्तरार्ध कहा जाता है, यानी मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मेडिवल पीरियड है शब्द मूलतः यूरोपीय इतिहास, रोमन साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी से लेकर पुनः जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक समय इसे आधुनिक विज्ञान के विकास से पूर्व के अंधकार के रूप में भी लिया जाता था, क्योंकि जो यूरोप और भारत के इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यूरोप और भारत की हिस्ट्री अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिडिवल पीरियड हो कह देंगे, लेकिन हम इंडिया का मेडिवल पीरियड तो कह सकते हैं। जो हमारे हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते कि भारत में यह किस काल के संदर्भ में यूज किया जाए। सबका जो मत था, सबका अलग अलग था। हमें कभी कभी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा, किंतु हमारे मूलतः 11वीं से 17वीं शताब्दी का कालखंड है। ठीक है, अतीत के चित्रपट अध्यायों में हमने यथासंभव कम तिथियां रखने का प्रयास किया है, कि ये कह रहे हैं कि भाई जो हम तिथि जो है, डेट हमने कम रखी है, केवल उन्हीं को रखा है जो महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। आपको इन अध्यायों में समय रेखा का बार बार अवलोकन करना उपयोगी रहेगा। ठीक है, मानचित्र का भी अवलोकन करेंगे, क्योंकि मानचित्र मैप आपको उस भूगोल की कल्पना करने में हेल्प करेंगे जिसे ना आम लोग, व्यापारियों, विद्वानों या आध्यात्मिक संतों द्वारा पार किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर शुरू शुरू करेंगे अब। हाँ, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ना, वो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्पेलिंग तो मैंने आपको बता ही दी। 11वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, भारत की यात्रा में एक नए युग का आरंभ हुआ। हिंदू कुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने, जो हिंदू कुश था उसके पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक जो मानचित्र है उसको नया रूप दिया। निस्संदेह भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध देखे थे, किंतु इस टाइम पीरियड में, ठीक है, ऐसा है नहीं कि भारत में कभी युद्ध हुए नहीं, लेकिन इससे पहले भी देखे थे, किंतु इस टाइम पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाहर के लोगों द्वारा आक्रमण अभूतपूर्व था। इनमें से कई हमलावर मध्य एशिया यानी तुर्क या अफगान थे। अब तुर्क कौन थे, उन लोगों भाषा और संस्कृति को इंगित करता जो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से लेकर तुर्की और साइबेरिया तक विस्तृत विशाल क्षेत्र से समृद्ध रहे हैं। ये आक्रांता केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के साथ नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि जो आक्रांता थे ये भारत के पैसा लेने के लिए आते थे, ये अपना जो साम्राज्य था वो एक्सपेंड करने आते थे। ठीक है, ये किस लिए आते थे कि वे वरन प्राय आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करने के ध्येय से भी आते थे। अब थोड़ी हिंदी टफ हो जाएगी, है ना बच्चों। बट ऑल्सो ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्जन ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, अपने रिलीजन का, धर्म का प्रचार प्रसार करने भी ये आते थे। आप इस चैप्टर में हम भारत के निरंतर जो परिवर्तित अन्वेषण है, जो चेंजिंग लैंडस्केप कह देंगे जिसे, ठीक है, चेंजिंग लैंडस्केप को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे चेंजिंग लैंडस्केप हुए हैं।
चलो शुरू करते हैं अब आगे का। ये है आपका मैप, देखिए पेशावर, दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर। ठीक है। तुगलक और लोधी शासकों के अधीन क्षेत्रों, दक्षिण और पूर्व की क्षेत्रीय शक्तियों की मिडिल तुलना की गई है। ठीक है। ये मैप मैं आपको बाद में कराती हूँ। ठीक है बच्चों। और ये क्या है, ये तो कुतुब मीनार हमने देख ही ली थी। इसमें दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ही कुतुब कुवत उल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत मस्जिद का एक भाग, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में और बाद में सुल्तानों द्वारा पूरा किया गया। यानी उन्होंने स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन बाद में जो सुल्तान थे उन्होंने उसे पूरा किया। शिलालेखों के अनुसार इसके निर्माण में 27 विध्वंसित हिंदू, ठीक है, एवं जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके कुछ अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन। कैसे हुआ कि दिल्ली सल्तनत का उदय। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का उदय हम देखते हैं अभी। अब हम करते हैं पहले। हाँ बच्चों, तो आज अब हमारा टॉपिक क्या चलेगा, जो दिल्ली के बारे में है ना। पेज देखो कहाँ पहुंच गए हम, बिल्कुल ही नीचे ये साइड हो जरा करना भाई साहब, हमारे जो कंप्यूटर बाबू है ना। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थैंक यू भाई साहब, इन्होंने ऐसा कर दिया हमारा भाई पेज। यस। अब स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का उदय, कि दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन कैसे हुआ। ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इंग्लिश में क्या कहते हैं। सल्तनत जो शब्द है ये कैसे आया, सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्र। ठीक है। जहां सुल्तान शासन करता है, एक उपाधि जिसे कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनाया था उसे कहते हैं सल्तनत। ठीक है बच्चों। वी बिगेन अवर जर्नी हेयर विद द दिल्ली सल्तनत। यहाँ हम अपनी जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद शुरू हुई। ठीक है। जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर शासन किया। इस सल्तनत ने तुर्क अफगान मूल के 5 जो क्रमिक विदेशी राजवंश का शासक देखा। ठीक है। द सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ द तुर्की अफगान ओरिजिन। पहला क्या था, ममलुक, द ममलुक गुलाम वंश, खिलजी या खलजी बताया था ऊपर, तुगलक, सैयद और लोधी। जहां नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए, वहीं ईस्ट में यानी पूर्व में पूर्वगंग एंड साउथ में होयसर जैसी पड़ोसी राज्य ने इसके एक्सपेंशन को रोका, और ये जो अपना कला, संस्कृति और प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में भी उभरा। दिल्ली निगम ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सल्तनत काल राजनीतिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। इसका परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान चलाए गए, यानी जो सल्तनत पीरियड था वो मार्क किया गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। ठीक है। और क्या हुआ, कंबाइंड विद एफर्ट एट द ट्रेडिशनल एक्सपेंशन, और जो क्षेत्र के विस्तार के प्रसिद्ध रहा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मिलिट्री कैंपेनिंग हैज रेडेड विलेजेस एंड सिटीज, सैन्य अभियान चलाए गए, क्यों, जिनमें गांव और नगरों पर आक्रमण किए तथा मंदिर और शिक्षा केंद्रों को लूटा और नष्ट किया गया। इसलिए चलाए गए थे कि जितने भी शिक्षा के मंदिर है, पहले क्या होता था स्कूल नहीं होते थे, शिक्षा मंदिर कह लेते थे, शिक्षा केंद्र। ठीक है। और मंदिरों को लूटा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा होता था। ठीक है। ये जो पैसे को लेके जाते थे। उत्तराधिकारी नए सुल्तान की नियुक्ति प्राय हिंसक हुआ करती थी। लगभग 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों को हटाकर सत्ता हत्या ली, इससे सुल्तानों का औसत शासनकाल कठिनता से सिर्फ हद 9 साल तक रहा। क्योंकि जो भी वो नया उत्तराधिकारी होता था ना, जो भी कोई नया बनता था, क्या होता था, हमेशा लड़ाई झगड़ों से।
तीन में से दो सुल्तानों को हटाकर जब तीसरा बनता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का ये सिक्का है, जिस पर फारसी में सिकंदर सानी यानी सिकंदर सानी का मतलब हो गया द्वितीय सिकंदर अंकित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था बच्चों, खुद को क्या बताया था कि मैं सेकंड सिकंदर हूँ। आगे है 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अलाउद्दीन ने नॉर्थ और मिडिल इंडिया के क्षेत्रों में सैन्य अभियान या मिलिट्री कैंपेन चलाकर अनेक नगरों को लूटा। साथ ही मंगोल सेनाओं के कई जो आक्रमण थे उन्हें विफल भी किया। मंगोल भारत को अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसके गुलाम जो सेना नायक थे, नाम याद रखना, उसके गुलाम सेना नायक कौन थे? मालिक गफूर। मलिक कफूर ने सल्तनत का विस्तार साउथ तक किया। मार्ग में स्थित कई जो स्टेट थे, जब साउथ तक करेगा, जो जितने स्टेट है उन पे विजय प्राप्त करेगा, जब तो हम आगे बढ़ेंगे। जो उसके द्वारा लूटी हुई संपत्ति थी, उसने जो लूटी हुई संपत्ति थी, सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से उसने समृद्ध बनाया। उसने हिंदू केंद्रों, किसने भला? मलिक कफूर की बात हो रही है। कई अटैक किए हिंदू केंद्र पे, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम भी। ठीक है। कुछ सेंचुरी फिर आगे नीचे, फिर नीचे आ गया कुछ दशकों बाद। ठीक है। 26 पेज नंबर, जस्ट ए मिनट। हाँ ठीक है। कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया। किसने किया था? कुछ दशकों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत समय बाद प्राय पूरे सब कॉन्टिनेंट पर एक ही शासन के अधीन रहा। ठीक है, किंतु ये कम समय के लिए हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, किंतु सब निष्पादित किया गया ऐसी योजनाओं में। हम्म, एक थी राजनीतिक दिल्ली। क्या थी? एक राजधानी दिल्ली को दौलताबाद, जिस समय देवगिरी कहा जाता था, स्थानांतरित करना। यानी राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित कर रहे थे? दौलताबाद में। ठीक है। संभवतः उसे लगा कि ये अधिक केंद्र में स्थित होने के कारण साम्राज्य में अधिक अच्छा कंट्रोल प्रदान करेगा। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए विवश किया कि 1000 किलोमीटर से दूरी पे आओगे जब भी तो है ना, कंट्रोल में को सुनेगा ही वो। कुछ वर्षों बाद जब ये योजना विफल हो गई, तो उसने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ये जो पिक्चर है ना बच्चों 2.7 19th सेंचुरी का चित्र, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक को उसके दरबार में दिखाया गया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है और इनका दरबार है मोहम्मद बिन तुगलक का। कुछ सोर्सों के अनुसार दोनों जो स्थानांतरणों पर अपार जनहानि हुई। एक एग्जाम्पल क्या था? जो सांकेतिक मुद्रा का आरंभ, जहाँ सस्ते तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा घोषित किया गया। उन्हें चांदी और सोने के सिक्कों का समान का मूल्य माना गया। यानी जो सस्ता तांबा था, उन्हें चांदी और सोने के तुलना में कर दिया, ये दोनों ये सब इक्वल है। यानी टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना वाली बात, कि वही भाव तो तांबा कर दिया, वही चांदी और वो सोना। किंतु उस समय उसने व्यापार में भ्रम उत्पन्न कर दिया तथा लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे जो अर्थव्यवस्था थी उसका बहुत हास हुआ। सुल्तान और उनके दरबारी अभिजात वर्ग भव्य महलों में रहते थे। सुल्तान एंड देयर कोर्ट एलाइट लिव्ड इन द लग्जरियस पैलेस कहते हैं उसे, है ना। अब आपको भी पता अभिजात वर्ग तो यानी लग्जरियस पैलेस में रहते थे। बहुत अच्छे अच्छे बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, रत्न जड़ित आभूषण, बहुत अच्छा खाने का आनंद लेते थे। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से प्राप्त, यानी जो हमने मिलिट्री कैंपेन चलाई थी उससे उन्होंने लूटा। साधारण लोगों को, ठीक है, और जो वर्जित क्षेत्रों पर लगाए गए टैक्सेस एवं गुलाम व्यापार में भागीदारी से प्राप्त हुआ। ओके बच्चों, जैसा कि गुलाम बनाए गए व्यक्ति मुफ्त में श्रम करते थे, यानी जब हमें गुलाम बना रहे तो फ्री में काम करेंगे, या उन्हें दूरस्थ मध्य एशिया में जाकर बेच दिया जाता था। लेकिन लूटपाट ने व्यापारिक नेटवर्क और कृषि उत्पादन को भी प्रभावित किया। अब जब लूटपाट करते थे तो हमारे जो एग्रीकल्चर था,
ठीक है, उससे वो भी बड़ा इम्पैक्ट आया उस पर। ठीक है, affected trade and networks and agriculture protection. स्प्लेंडर ने इस अवधि में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्मों में पवित्र पूजनीय मंदिरों, मूर्तियों एवं चित्रों पर कई प्रहार हुए। इस प्रकार का विनाश न केवल लूटपाट से वरन बुत शिकन से भी प्रेरित था। अब बुत शिकन क्या होता है बच्चों? बुत शिकन होता है मूर्ति पूजक माने जाने वाले प्रतीकों या धार्मिक चित्रों को अस्वीकार करना या नष्ट करना, उसे कहते हैं बुत शिकन। यानी जो मूर्ति पूजा करते थे या जो उनके सिंबल्स थे या उनके जो पिक्चर्स थे, उनको या तो कि हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, या ऐसा होता था कि उनको नष्ट कर दिया जाता था। अब कह रहे हैं आइए विचार कीजिए, मैं एक बार देख लेते हैं क्या विचार करवा रहे हैं हमसे ये। यहाँ प्रतिमा यानी इमेज शब्द का प्रयोग क्यों होता है, जबकि सामान्यतः मूर्ति या चिन्ह जैसे शब्द प्रचलित होते हैं? वास्तव में दोनों शब्द मूर्ति या चिन्ह यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम जैसे पंथों के संदर्भ में निंदनीय है, क्योंकि इन पंथों की रूढ़िवादी शाखाएं मूर्ति पूजा या चिन्हों की पूजा की निंदा करती है। ये कहते हैं कि किसी भी मूर्ति की या किसी भी साइन की पूजा करना गलत है। भारतीय शास्त्र ग्रंथों में मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूप जैसे शब्दों का प्रयोग प्राय मंदिरों या घरों में होने वाली पूजा में प्रयुक्त मूर्तियों के लिए किया जाता था। फिर तो कुछ सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया, जजिया कर भी लगा दिया। ठीक है, जजिया कर क्या था? जजिया कर वो था कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन्हें उन्हें देना पड़ता था, जो वहां के राजा थे। क्यों देना पड़ता था? कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए, ताकि तुम सुरक्षित रहो, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जजिया कर दिया जाता था। ठीक है, हाँ, जो गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा प्रदान करने और सैन्य सेवा से छूट देने के बदले में वसूला जाता था। व्यवहारिक रूप से शासकों पर डिपेंड होते हुए भी ये भेदभावपूर्ण आर्थिक बोझ एवं सार्वजनिक अपमान का कारण बनता जा रहा था। इसने प्रजा को इस्लाम पंथ अपनाने के लिए एवं आर्थिक एवं सामाजिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। ये कहते थे कि लोगों को भी इस्लाम धर्म अपनाओ। ठीक है, 14th सेंचुरी के लास्ट में जो तैमूर था, जो कि मिडिल एशिया का एक क्रूर तुर्क मंगोल आक्रांता था, ने नॉर्थ वेस्ट भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया। उस समय जो दिल्ली थी हमारी बहुत प्रोस्परस नगरी थी, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है। इसके दो उद्देश्य थे, काफिरों के साथ युद्ध करना एवं उनकी धन संपत्ति को लूटकर कुछ प्राप्त करना। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई, उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया और नगरों को खंडर में बदल दिया गया। तैमूर अपार लूट के साथ भारत से लौटे, लेकिन पीछे क्या रह गई? अराजकता। इसके बाद लोधी वंश उभरा और दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना हुई लोधी वंश के साथ। यद्यपि जब तक भारत के भीतर अन्य राज्यों राजवंशों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण सल्तनत का क्षेत्र अत्यंत सिकुड़ चुका था। अब काफिर कौन होते हैं बच्चों? काफिर शब्द दिया गया है इसमें। काफिर का मतलब होता है जो व्यक्ति यानी किसी दिए गए पंथ, कोई भी जो पंथ होता है, विश्वास को साझा नहीं करता, यानी वह व्यक्ति जो विश्वास को साझा नहीं करता। माध्य युगीन ईसाई पंथ में काफिर मुसलमान या प्रतिमा पूजक होते थे। यानी जो माध्यकालीन युग में ईसाई पंथ में काफिर कौन है? मुसलमान भी हो सकते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, है ना। माध्य युग में इस्लाम में काफिर ईसाई होते थे। माध्यम युग में कौन हो गए काफिर? ईसाई। भारत के संदर्भ में हिंदू, बौद्ध या जैन होते थे। ठीक है, ये है काफिर। आगे जो इतना तो हमारा जो टॉपिक था बच्चों ये हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध। ठीक है, ये जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही आपको इतने इंटरेस्ट से आप देख पाएंगे। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, और क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।